नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। साथियों, आज हम विनिमय दर एक्सचेंज रेट के बारे में अध्ययन करेंगे। विनिमय दर क्या होती है? विनिमय दर वह दर होती है जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदली जाती है। उदाहरण स्वरूप, 70 रुपये देने पे हमें $1 की प्राप्ति होती है, अर्थात $1 बराबर 70 रुपये। यह विनिमय दर है। विनिमय दर की प्रणालियाँ। पहली प्रणाली है स्थिर विनिमय दर प्रणाली। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत घरेलू मुद्रा की विनिमय दर केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है, अर्थात केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारण किया जाता है। जब केंद्रीय बैंक द्वारा घरेलू मुद्रा के मान को विदेशी मुद्रा के संदर्भ में स्वयं घटाने की प्रक्रिया को अवमूल्यन डिवैल्यूएशन कहते हैं। भारत में अब तक 3 बार रुपए का अवमूल्यन हुआ है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। जब केंद्रीय बैंक द्वारा घरेलू मुद्रा के मान को विदेशी मुद्रा के संदर्भ में बढ़ाने की प्रक्रिया को अधिमूल्यन कहते हैं। लचीली विनिमय दर प्रणाली। लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न मुद्राओं की विनिमय दर का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी मांग एवं पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है, अर्थात स्थिर विनिमय दर प्रणाली में जहां केंद्रीय बैंक ही तय करता है कि कितनी कमी करनी है और कितनी वृद्धि करनी है, वहीं दूसरी तरफ लचीली विनिमय दर प्रणाली में केंद्रीय बैंक की कोई भूमिका नहीं होती है, बल्कि मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा मुद्रा की विनिमय दर का निर्धारण होता है। मुद्रा का मूल्य ह्रास। विदेशी मुद्रा बाजार में किसी मुद्रा की मांग या पूर्ति में परिवर्तन के कारण उसकी विनिमय दर में कम होने को मूल्य ह्रास कहते हैं, अर्थात जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय बैंक विनिमय दर को घटाता है तो वह अवमूल्यन कहलाता है, और जबकि मांग एवं पूर्ति शक्तियों के द्वारा विनिमय दर गिरने को मुद्रा का मूल्य ह्रास कहते हैं। दूसरी तरफ आरबीआई के द्वारा विनिमय दर को बढ़ाने को अधिमूल्यन कहते हैं, जबकि मांग एवं पूर्ति शक्तियों के कारण विनिमय दर में वृद्धि होने को मूल्य वृद्धि कहते हैं। अवमूल्यन या मूल्य ह्रास के प्रभाव। इसके कुछ लाभ हैं तथा इससे कुछ हानियां हैं। लाभ है, यह निर्यात को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा के संदर्भ में निर्यातक वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। आयात को हतोत्साहित करता है, क्योंकि घरेलू मुद्रा के संदर्भ में आयातक वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इससे व्यापार घाटे में कमी आती है, क्योंकि निर्यात बढ़ते हैं तथा आयात हतोत्साहित होता है। विदेशी पर्यटन एवं विदेशी अंतरण अंतःप्रवाह प्रोत्साहित होता है। 5वां, इससे विदेशी पूंजी भंडार अर्थात फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि होती है, जिससे भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होता है। फॉरेक्स रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार है जिसका कस्टोडियन अर्थात वह आरबीआई के नियंत्रण में रहता है। अवमूल्यन या मूल्य ह्रास से क्या क्या हानियां होती हैं? पहली, इससे विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि होती है।
जिससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है एवं मुद्रा स्फीति उत्पन्न होती है। इससे आयातक वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है तथा उत्पादन में गिरावट आती है, अर्थात इससे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। नंबर 3, इससे देश की व्यापार शर्तों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। व्यापार शर्तें एक देश के निर्यात की क्रय शक्ति को आयातक वस्तुओं की मात्रा के संदर्भ में दर्शाता है। इससे संसाधनों का निकास होता है। इससे बाह्य ऋण के भार में वृद्धि होती है। अवमूल्यन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, परंतु यह तो बीमारी का एक लक्षण है। अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब होने के कारण यह होता है। इसे जे कर्व के माध्यम से दर्शाया जाता है। जे कर्व के कारण सुधार तत्काल नहीं होंगे, परंतु ये सुधार केवल अल्पकाल में ही होंगे। अवमूल्यन के कारण पहले आयात महंगे हो जाएंगे, जिससे व्यापार घाटा बढ़ेगा, किंतु बाद में धीरे धीरे निर्यात बढ़ने के कारण व्यापार घाटे में सुधार होता है। रुपए के मूल्यह्रास को नियंत्रित करने के उपाय: सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाएं। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स की नीति में उदारीकरण किया है। बैंक रेट एवं एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में वृद्धि की है। एनआरआई जमा पर ब्याज बढ़ाया है। भारतीय निवेशकों के लिए निवेश की सीमा में कटौती की है। क्यूएफआई क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर में निवेश का क्षेत्र बढ़ाया है। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के लिए सरकारी एवं निगम बॉन्ड में निवेश करने की सीमा में वृद्धि की है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया है। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर का विक्रय किया है। तीसरी तरह की विनिमय दर प्रणाली होगी चौड़ी पट्टी विनिमय दर प्रणाली। इसके अंतर्गत केंद्र बैंक विनिमय दर की उच्चतम एवं निम्नतम सीमाओं को निर्धारित कर देता है, जैसा कि ग्राफ में दर्शाया गया है। निम्नतम सीमा 20 और उच्चतम सीमा 25 इनके मध्य में फ्लक्चुएट करती रहती है। चौथी है चलित पट्टी विनिमय दर प्रणाली क्राउडिंग पैट एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक एक विनिमय दर पट्टी निर्धारित करता है और उसमें बार समय समय पर संशोधन भी करता रहता है। पांचवी है प्रबंधित तरणशील विनिमय दर प्रणाली। भारत में इसे 1993 में अपनाया गया है। इसके अंतर्गत घरेलू मुद्रा की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में उनकी मांग एवं पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है, परंतु केंद्रीय बैंक उसकी मांग एवं पूर्ति को नियंत्रित करके विनिमय दर को प्रभावित कर सकता है। इसे डर्टी फ्लोट भी कहते हैं। जहां डर्टी फ्लोट होता है, वहीं क्लीन फ्लोट में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक वित्तीय वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा शेष विश्व के साथ सभी आर्थिक लेनदेनों के ब्यौरे एवं खातों को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। यह एक देश के शेष विश्व के साथ सभी विदेशी पूंजी के लेनदेनों का ब्यौरा होता है। यह खाता दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें प्रत्येक लेनदेन के लिए दो समान प्रविष्टियां डेबिट एवं क्रेडिट की जाती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट खाता लेखांकन दृष्टिकोण से सदैव संतुलित रहता है, क्योंकि डेबिट एवं क्रेडिट प्रविष्टियों के योग सदैव समान रहते हैं। भुगतान संतुलन के इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक चालू खाता है, एक पूंजी खाता है। पूंजी खाते में वे लेनदेन आते हैं जिनसे किसी देश की सरकार और उसके निवासियों की संपत्ति एवं दायित्वों में परिवर्तन होता है। इसमें विदेशी निवेश, एनआरआई जमा, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स, बाह्य सहायता, स्वर्ण खाता, अन्य आएंगे। विदेशी निवेश में दो तरह का होगा, एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। चालू खाते के अंतर्गत दो प्रकार के आएगा, दृश्य खाता, अदृश्य खाता। दृश्य खाते में वस्तुओं का आयात और निर्यात आता है। अदृश्य खाते में सेवाओं का आयात निर्यात आएगा और चालू अंतरण आएंगे। सेवाओं के आयात निर्यात में कारक और गैर कारक हैं। कारक में किराया है, ब्याज है, वेतन है, लाभ है। किराया भूमि को मिलता है,
ब्याज पूंजी को मिलता है, वेतन श्रमिक को मिलता है, लाभ साहसी को मिलता है। गैर कारक में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, बीपीओ, ट्रैवल एंड टूरिज्म, वित्तीय सेवाएं आती हैं। चालू अंतरण में विदेशी अंतरण, अनुदान, उपहार एवं एक पक्षीय अंतरण आते हैं। बाह्य वाणिज्यिक उधारियां किसी निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा विदेशी वित्तीय बाजार से ऋण लेने को ईसीबी कहते हैं। विदेशी अंतरण विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा अपने देश में विदेश से जो पैसा भेजते हैं उसे विदेशी अंतरण कहते हैं। साथियों, आज हमने भुगतान संतुलन के बारे में अध्ययन किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बिंदु समझ में आया होगा। बालकों, आपके लिए एक गृह कार्य यह है, लिखिए विनिमय दर से आप क्या समझते हैं। स्थिर विनिमय दर प्रणाली एवं लोचशील विनिमय दर प्रणाली में अंतर बतलाइए। धन्यवाद साथियों।